हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी नीट की प्रिपरेशन ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग आपको मदद करने के लिए आज पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 17 पर, जो कि है वेव मोशन। और ये जो डिटेल्ड वीडियो की सीरीज आपके लिए बनाई जा रही है नीट के लिए, ये ध्यान रखिएगा सारा सिलेबस ये कवर किया जा रहा है। इसके बाहर से आपका कुछ नहीं आएगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो नीट के लिए पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन लगा सकते हैं, और बाकी तो सारा कवरेज आपको यहां से मिल ही जाएगा। इसके पहले के पार्ट के वीडियो भी मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से आगे ले जा सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए और वीडियो देखकर आपके न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो अरविंद एकेडमी नीट चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। ये जो वीडियोस हैं ये स्पेशली आपके लिए ही बने हैं, ना ये 12th के लिए हैं ना ये जेई के लिए हैं, एकदम डिजाइंड फॉर यू। तो नीट वाले बच्चों को ट्रेमेंडस इससे मदद मिलने वाली है, सब कुछ यहीं से आने वाला है। चलिए बात को शुरू कर लेते हैं। तो ये चैप्टर 17 वेव मोशन, और आज इसके थोड़े से 7 पार्ट्स हमारे पास हैं क्योंकि डिटेल में सारी चीज सीखनी है। आज पार्ट 1 में हम लोग करेंगे डेफिनेशन रिलेटेड टू द वेव मोशन, टाइप्स ऑफ वेव्स, साउंड वेव्स, स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, शॉक वेव्स, इतनी सारी चीजें करेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका अगर उनको पीडीएफ भी मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहता है। तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम या अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर इसका पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके डाउनलोड करें, स्टोर सेक्शन में चेक करें। कई मटेरियल आपके लिए हेल्पफुल हैं जो आपकी नीट की जर्नी में या आपको नीट में सिलेक्शन दिलवाने के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। आज अभी हम लोग शुरू कर लेते हैं इसका टॉपिक जो बात कर रहे थे। देखिए ये जो वेव मोशन है, वेव में क्या होता है, जब किसी मीडियम के पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं तो वो खुद आगे नहीं बढ़ते, अपनी ही जगह टू एंड फ्रो मोशन करते हैं और डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है। ये जो डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है उसी को आप वेव मोशन कहते हैं। और ये वेव जो होती है वो एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैरी करती है। बात समझ में आपको आई होगी। जैसे कोई बॉडी, ये कोई पार्टिकल है, जैसे पानी का ले लीजिए, पानी में स्टोन डालते हैं तो रिपल्स उठते हैं, तो उसके पानी के जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं कह लीजिए, वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं और रिपल्स या डिस्टरबेंस आगे बढ़ता जाता है। खुद ये पार्टिकल आगे नहीं बढ़ता, खुद अपनी ही जगह मोशन करता है, लेकिन क्या आगे बढ़ता है, डिस्टरबेंस। और ये डिस्टरबेंस क्या कैरी करता है, ये डिस्टरबेंस अपने साथ में एनर्जी और मोमेंटम कैरी करता है, इसी को हम बोलते हैं वेव मोशन। और खास बातें इसके अंदर की हम लोग जानेंगे। तो ये वो वेव मोशन की कहानी है, पूरी बात यहां लिखी है, आप इसको पढ़कर देख सकते हैं अच्छी तरीके से। अब देखिए अगली बात इसी पे जुड़ी हुई कि ए वेव मोशन इज ए मींस ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी एंड मोमेंटम। भाई जो बात कर रहे थे, दो कीवर्ड हैं, एनर्जी और मोमेंटम, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। यानी एक्चुअल ट्रांसपोर्ट नहीं है मैटर का, जो मैंने बताया कि अपनी जगह ये पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, खुद नहीं जा रहे हैं आगे। क्या जा रहा है आगे, डिस्टरबेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी ओवर कंसिडरेबल डिस्टेंस, यानी काफी दूर तक हम एनर्जी को वेव के फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी भेजनी है तो वेव मोशन के रूप में आप भेज सकते हैं। अब ये जो वेव होती हैं ये 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन भी हो सकती हैं। 1 डायमेंशन कौन सी वेव है, जो एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रही हैं, जैसे जो स्ट्रिंग होती है या रोप रस्सी है, उसमें आप उसको हिलाना शुरू कर दीजिए तो 1 डायमेंशन मोशन हो जाता है उसका, एक ही डायमेंशन में आगे बढ़ती हैं वो। दूसरी जो आप बात करें, जैसे कि पानी में जो रिपल्स उठती हैं वो रिपल्स 2 डायमेंशन मोशन है। और 3 डायमेंशन के लिए अगर आप बात की जाए तो जैसे कि साउंड की बात करें, वाइल साउंड एंड लाइट वेव्स ऑफ 3 डायमेंशन, साउंड एंड लाइट ये तीनों कैसी हो जाती हैं, 3 डायमेंशन मोशन। और बाकी तो मैंने 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन का जिक्र आपके सामने किया ही है। अब कुछ इनकी प्रॉपर्टीज जानते हैं जो वेव मोशन के लिए जरूरी है और दिमाग में रखनी चाहिए। एक तो मीडियम में आपको इनर्शिया होना चाहिए, जिससे कि वहां पर
उस काइनेटिक एनर्जी सेव हो सके। इनर्शिया नहीं होगा तो मास ही नहीं है तो किस चीज को सेव करेंगे, हाफ mv² होती काइनेटिक एनर्जी। तो इनर्शिया होना मीडियम में जरूरी है। दूसरा, इलास्टिसिटी होनी चाहिए मीडियम में। इलास्टिसिटी होगी तभी वो जब डिस्टर्ब होगा तो वापसी वो तभी करेगा जब इलास्टिसिटी होगी, वरना वो डिस्टर्ब हो गया तो वहीं पड़ा रहेगा। कौन? पार्टिकल ऑफ द मीडियम। तो इलास्टिसिटी भी होनी जरूरी है और मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो मोशन ज्यादा देर चल नहीं पाएगा, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा या चल ही नहीं पाएगा। तो तीन चीजें हो गई मीडियम में, एक तो इनर्शिया, दूसरी इलास्टिसिटी और तीसरी आप देख रहे हैं मिनिमम फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो इस तीनों की वजह से आप, ये नेसेसरी कंडीशन है किसी मीडियम में वेव का प्रोपोगेट या आगे बढ़ने के लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन की कुछ बातें, 5-7 बातें, उसको भी हम ध्यान कर लेते हैं। जैसे in a wave motion the disturbance travels through the medium due to repeated periodic oscillations of the particles of the medium about their mean position। ये जो पार्टिकल होते हैं अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो डिस्टर्बेंसेस है वो आगे बढ़ता जाता है। एक ही बार नहीं, वो लगातार करते रहते हैं, जिससे मोशन आगे बढ़ता है, वेव मोशन। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एन एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल। ये तो हम देख ही चुके थे कि एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल नहीं होता, एनर्जी ट्रांसफर होती है। पार्टिकल तो अपनी ही जगह मोशन कर रहा होता है। अगली बात बेटा, देयर इज ए रेगुलर फेज डिफरेंस। भाई यहां पे कोई पार्टिकल है और यहां पर है, तो ये जो मोशन कर रहा है इससे डिस्टर्बेंस आगे बढ़ा और सपोज करिए यहां पहुंचा तो ये मूव करने लगा, तो इन दोनों के बीच में एक रेगुलर फेज डिफरेंस बना रहता है, क्योंकि दूसरा जो आगे वाला पार्टिकल है थोड़ी देर बाद डिस्टर्बेंस फील करेगा। तो देयर इज ए रेगुलर फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। उसके बाद द वेलोसिटी विथ विच ए वेव पार्टिकल इज डिफरेंट फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी बदलता है, और ये जो वेव है इसका वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से डिफरेंट होता है। वेव का वेलोसिटी और पार्टिकल का खुद का मोशन का वेलोसिटी दोनों डिफरेंट चीज हैं, दोनों डिफरेंट हैं। साथ में एक जो वेव होती है उसका जो वेलोसिटी होता है इन द मीडियम वो सेम रहता है। पानी में है तो पानी में जो है वो पानी में बना हुआ है, लेकिन बदलता नहीं है। लेकिन जो पार्टिकल का वेलोसिटी होता है वो हमेशा बदल रहा होता है। जैसे जब वो मीन पोजीशन पे होता है तो सबसे तेज होता है, जब अपनी टॉप पोजीशन एम्पलीट्यूड पर होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, उस समय उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, फिर वो बढ़ना शुरू करता है और फिर मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा, फिर एक्सट्रीम पर 0। इस तरह से यानी ये वेलोसिटी वेरी कर रही होती है, जबकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट होती है किसी मीडियम में। ये वेलोसिटी किसकी है? वेव की। और ये वेलोसिटी किसकी है? पार्टिकल की। बात समझ में आ रही होगी आपको। पार्टिकल की वेलोसिटी बदलती है, वेव की वेलोसिटी किसी मीडियम में बदलती नहीं है, और दोनों अलग भी होती हैं। फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ ए मैकेनिकल वेव द मीडियम मस्ट पोजेस, जैसे बात की थी, उसके अंदर इनर्शिया होना चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए और मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए। ये तीन चीजें होंगी तो आपका वेव मोशन पॉसिबल हो पाएगा। अब इससे जुड़े कुछ की वर्ड होते हैं जो आप जानते भी हैं, जल्दी जल्दी हम लोग उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे पहला है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या है? जो पार्टिकल है वो अपनी टू एंड फ्रो जो मोशन कर रहा है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन जहां तक जाता है, दिस इज नोन एज ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज ए एम्पलीट्यूड। अगर ये इसकी मीन पोजीशन थी और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां तक जाके लौट रहा है तो ये आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए, और ये फिर वापसी यहां से करेगा। टाइम पीरियड का मतलब एक ऑक्सीलेशन में या एक टू एंड फ्रो वाइब्रेशन में टोटल जितना वक्त लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में जितने ऑक्सीलेशन या वाइब्रेशन कंप्लीट करता है पार्टिकल उसे बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी बार वो मोशन कर रहा है या ऑक्सीलेट कर रहा है। वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव ड्यूरिंग द टाइम इन विच ए पार्टिकल ऑफ मीडियम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन। जो पार्टिकल है अपना जब ए वाइब्रेशन कंप्लीट करता है तो उस समय वेव या डिस्टर्बेंस कितनी आगे बढ़ जाती है उसे हम बोलते हैं वेव
वेवलेंथ, और उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये हमें और आपको पता है, कोई नई चीज नहीं है। वेव नंबर क्या है? वेव नंबर है कि यूनिट डिस्टेंस में कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं, और इसको 1/लैम्डा से शो किया जाता है। ये देखिए न्यू बार लिखा हुआ है 1/लैम्डा। इसका मतलब है कि यूनिट डिस्टेंस में नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, ये है वेव नंबर। और एसआई यूनिट वेव नंबर का ये 1/मीटर या मीटर -1। फेज क्या है? पोजीशन किसी पॉइंट की टाइम के रेस्पेक्ट में, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन टाइम ऑन ए वेव फॉर्म। वेव फॉर्म पर किसी पॉइंट पर उसकी पोजीशन क्या है, ये हम फेज से पकड़ पाते हैं। और इसी तरीके से बात को आगे ले जाएंगे तो अगली बात बनती है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब है दो वेव, मान लीजिए यहां से ये सोर्स हैं, एक वेव यहां से पहुंची, एक वेव यहां से पहुंची, इन दोनों को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना पाथ का डिफरेंस आया। एक ने सपोज करिए 1 मीटर चला, एक ने 1.2 मीटर चला, तो देयर इज पाथ डिफरेंस 0.2 मीटर बिटवीन दोज टू वेव्स। तो पाथ में कितना डिफरेंस है। स्पीड ऑफ ए वेव, तो स्पीड ऑफ वेव क्या मतलब क्या हो गया? वेव स्पीड इज ए मेजर ऑफ हाउ फास्ट ए वेव ट्रेवल्स। कोई वेव कितनी तेज चल रही है, एक सेकंड में कितनी आगे तक पहुंच गई है। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम इज नोन एज ए वेव स्पीड या स्पीड ऑफ ए वेव। तो इट इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ हाउ फार ए वेव ट्रेवल्स टू द टाइम टेकन, यानी कितना डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दोगे तो ये वेव की स्पीड निकल आएगी। ये वेव स्पीड हो गई। वेव पल्स, तो वेव पल्स क्या होता है? जैसे एक रस्सी बांधा, उसमें एक झटका दे दीजिए आप, तो एक पल्स निकलती ना, एक रिपल निकलती है, उसे बोलते हैं वेव पल्स। तो जैसे एक रस्सी में झटका दे दिया तो ये इस तरीके से पल्स जाएगी। और लगातार पल्सेस अगर आप देते हैं तो उसे बोल देते हैं वेव ट्रेन। ये देखिए वेव ट्रेन, अगर ये रस्सी आपने पकड़ी हो, कहीं बांध दी है, दीवार में बांध दी है और बराबर इसको झटका दे रहे हैं, तो ये पल्सेस बराबर जा रही हैं, क्या है? वेव ट्रेन्स। तो इसे बोलेंगे वेव ट्रेन। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट आता है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या है? किसी भी मीडियम पर किसी टाइम पर उनका लोकस, उन पार्टिकल्स का लोकस जो सेम फेज में हो। तो पार्टिकल्स इज इन सेम फेज एट ए पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज ए वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या हो जाएगा? वेव का चेहरा। कि किसी भी मीडियम में किसी टाइम पर जो सेम फेज में होते हैं पार्टिकल्स, उनका हम वो सरफेस ले लें, वो लाइन ड्रॉ कर दें या वो लोकस, तो वो बोलते हैं, देखिए यहां पे लिखा है वेव फ्रंट इज ए लाइन और सरफेस जहां पर सभी पार्टिकल सेम फेज में होते हैं, हैज द सेम फेज एट ऑल पॉइंट्स। तो सारे जब सेम फेज में होंगे तो उसे बोलेंगे वेव फ्रंट। जैसे कि आप नदी में पत्थर डालते हैं तो आपको क्रेस्ट फॉर्मेशन दिखता है ना, ऊपर लहर और नीचे लहर। तो जो ऊपर वाली लहर होती है, जैसे ये ऐसे ऐसे नदी में चल दिखता है भंवर, मतलब वेव, तो ये ऊपर वाले जितने होते हैं, जितने उसके बनेंगे, भाई एक ही वेव थोड़ी है, ऐसे तो चारों दिशाओं में जाता है, इसे बोल देते हैं वेव फ्रंट। ये नीचे वाला भी वेव फ्रंट, सबका सेम फेज आना चाहिए, वो वेव फ्रंट कहलाएगी। लोकस या वो पॉइंट्स जहां पर सबका फेज एक ही है। तो ये जो फेज यहां दिख रहा है, ये सब ऐसे चारों दिशाओं में ऐसे वेव जाएगी, ऐसे ऐसे। मैं फिगर तो बहुत अच्छा नहीं बता पाऊंगा, इस तरह से आप फेज आप ले सकते हैं, मैक्सिमम लिख दीजिए ऐसे करते हुए, ठीक। अब रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ हम जानते हैं, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, या कई लोग f लैम्डा लिखते हैं, और इसको हम लोग v इज इक्वल टू f को 1/t भी लिखते हैं। तो ये हमारे बड़े काम में आता है इक्वेशन, और इसको ध्यान रखिए, ये रिलेशन है वेलोसिटी में, फ्रीक्वेंसी में और लैम्डा के अंदर। अब एक छोटा सा सवाल है, उसको भी कर लेते हैं बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो द स्पीड ऑफ ए वेव इन ए मीडियम इज 960 मीटर पर सेकेंड। 3600 waves passes through a point in the medium in 1 minute. Then determine its wavelength. तो देखिए फ्रीक्वेंसी यहां कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, 960 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई बेटा, न्यू। ये देखिए ना, 3600 वेव्स पासेस थ्रू ए पॉइंट इन ए मीडियम 1 मिनट में। तो 36
100 पर मिनट। अब इसको पर सेकंड में कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये वैल्यू हो गई 60 पर सेकंड। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। हमें निकालना क्या है, वेवलेंथ। तो लेमडा की वैल्यू क्या हो गई, v अपॉन न्यू, 960/60, और ये वैल्यू हो गई 16 मीटर। ये आपका आंसर हो गया बेटा। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। मैं हट जाता हूं, कई बच्चे स्क्रीन पूरा देखना चाहते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अगला चीज देखते हैं। ये नोट कर लिया होगा। डिफरेंट वेव्स की बात करते हैं, तो आइए डिफरेंट वेव की बात कर लेते हैं। डिफरेंट वेव्स के अंदर टाइप ऑफ वेव्स में मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। विथआउट मीडियम दे कैन नॉट ट्रेवल। जैसे कि साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, उसको चलने के लिए मीडियम चाहिए। दूसरी वेव्स होती हैं वाटर वेव्स और साउंड वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, इनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे लाइट, एक्सरे, गामा रे, ये सारी रेस कौन सी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक तीसरी तरह की वेव होती है जिसे बोलते हैं मैटर वेव्स, डिब्रॉय वेव्स। तो वो मैटर वेव्स होती हैं जो छोटे पार्टिकल से, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब मोशन करते हैं उससे एसोसिएटेड होती हैं। ना वो मैकेनिकल वेव हैं, ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। तो उस समय जो वेव नेचर वो शो करती हैं, वो वेव हम बोलते हैं मैटर वेव्स। तो वो मैटर वेव्स हो गई। जो माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं जो मूवमेंट करते हैं, उसमें जो वेव अटैच होती हैं उसे हम कहते हैं मैटर वेव्स। तो तीन तरह की वेव हो गई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैटर वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स की बात करते हैं। मैकेनिकल वेव्स में हम देखेंगे कि चलने के लिए मीडियम चाहिए, और मीडियम के पार्टिकल जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है, वेव चल रही है, उससे किस तरह मोशन करते हैं, उसके हिसाब से हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। पहला होता है ट्रांसवर्स वेव, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स अगली हम लोग बात करेंगे, और इसमें चलने के लिए इनको देखिए, ये मैकेनिकल वेव्स को हम इलास्टिक वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी होनी जरूरी है चलने के लिए। अब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एंड मूवमेंट ऑफ द वेव, उसके हिसाब से दो भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स। इसके अंदर जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, और जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उससे 90 डिग्री में मोशन होता है, परपेंडिकुलर। तो मीडियम के पार्टिकल किधर मोशन करेंगे, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वेव का, उससे 90 डिग्री में चलेंगे। लॉन्गिट्यूडनल में उसी दिशा में चलते हैं। तो ये ट्रांसफर वेव कहलाती है कि मीडियम के पार्टिकल 90 डिग्री पर परपेंडिकुलरली मोशन कर रहे हैं और पार्टिकल आगे बढ़ रहा है। तो यहां पर जैसे ये वेव चलती है, ये वेव ऐसे ऐसे बन रही है, इसे क्रेस्ट बोल देते हैं, और नीचे वाले हिस्से को ट्रफ बोल देते हैं। तो क्रेस्ट इज ए पोर्शन ऑफ मीडियम विच इज रेज्ड टेम्परेली अबव नॉर्मल पोजीशन। ये जो नॉर्मल पोजीशन है इससे अबव, और जो नीचे जाते हैं उनको हम लोग ट्रफ बोल देते हैं। अब ये देखिए, इसी की बात बोली, परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है और इस तरीके से वेव आगे बढ़ रही है। तो ये हो जाती है हमारी ट्रांसवर्स वेव्स। हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी बात करें, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। तो ये ट्रांसवर्स वेव का फिगर आपको दिखाया है कि जो पार्टिकल है ये इस तरह से मोशन कर रहा है, और वेव मोशन देखिए इस डायरेक्शन में जो आपसे बातचीत की गई थी। और इस टाइप की जो वेव्स होती हैं वो पॉसिबल हैं इलास्टिसिटी की वजह से, जो कि सॉलिड एंड गैसेस, लिक्विड्स में आपको मिल जाती हैं। सॉलिड्स और लिक्विड, गैसेस में नॉर्मली नहीं मिलती, सॉलिड और लिक्विड्स में मिलेंगी। किस किस कहां कहां मिलेगी, जैसे सितार या वायलिन की स्ट्रिंग को आप स्ट्रेच करके छोड़ दें, सितार, गिटार, घन, तो वहां पर मिलती हैं आपको कौन सी, ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन मिलते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स वहां मिल जाती हैं। अब अगली बात हम लोग करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में बेटा क्या होता है, ये जो पार्टिकल है
जिस डायरेक्शन में मोशन है वेव का, वेव मोशन, उसी डायरेक्शन में ऐसे और ऐसे टू एंड फ्रो आप मीडियम के पार्टिकल मोशन करते हैं, तो इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, प्रोपोगेशन का मतलब जिस डायरेक्शन में वेव चल रही हैं। इसमें नॉर्मल पोजीशन से जहां पर मीडियम के पार्टिकल पास पास आ जाते हैं उनको बोलते हैं कंप्रेशन, और जहां पर मीडियम के पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। ये देखिए, जैसे एयर, साउंड जब चलती है एयर में, तो एयर में कहीं पर कंप्रेशंस बनते हैं, मीडियम के पार्टिकल पास पास आते हैं, कहीं दूर दूर चले जाते हैं, तो रेयर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, प्रेशर डिफरेंट हो जाता है और उसी से ये चीजें आगे बढ़ती हैं। ये देखिए, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है ऑक्सीलेशन की दिखाई, वेव मोशन की। ऑक्सीलेशन ऐसे ऐसे चल रहा है, वेव आगे चल रही है। कहां पर होंगी? जैसे आप क्लैम्प्ड रॉड ले लें और पुल करके छोड़ दें ऑर्गन पाइप में, तो वहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव मिलेंगी। द लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन ऑल्सो बी सेट इन ए क्लैम्प्ड रॉड। क्लैम्प्ड रॉड कहीं है और उसको खींच के छोड़ेंगे तो भी, बाय पुलिंग इट अलोंग इट्स लेंथ, और इन्हें ऑर्गन पाइप में भी आपको मिलेंगी लॉन्गिट्यूडनल वेव। ऑर्गन पाइप हमारे कोर्स में है भी। अब यहां पर ये देखिए, ये एयर का साउंड का वेव बनाया है एयर का। यहां पर देखिए दूर दूर हो गए हैं मीडियम के पार्टिकल, तो रेयरफैक्शन लिखा है। जहां पर पास पास आ जाते हैं वहां कंप्रेशन है। तो ये एक कंप्रेशन होगा, उसके बाद में रेयरफैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, ऐसे करते हुए डिस्टरबेंस आगे बढ़ता चला जाएगा, साउंड वेव आगे बढ़ती चली जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं वो पॉसिबल होती हैं मीडियम प्रोसेसिंग इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम, जैसे सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में, तीनों जगह आपको ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देखने को मिल जाती हैं। आगे देखते हैं जो साउंड वेव्स हैं वो कुछ और उनमें अलग अलग प्रकार। तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। हमें सुनाई जो पड़ता है वो सेंसेशन साउंड वेव की वजह से ही है। और साउंड वेव्स देखिए लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होता है, ये आपको पता होगा, फिर भी एक बार ध्यान कर लें। साउंड वेव्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं। इंफ्रासोनिक, जो हमारी सुनने की रेंज होती है, ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो जिन साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और ये ऑडिबल रेंज है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। और जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक हमको सुनाई नहीं पड़ती हैं। जो अल्ट्रासोनिक होती हैं, जैसे चमगादड़ वगैरह, बैट्स वगैरह हैं, ये सुन पाते हैं और आपस में बातें भी करते हैं। तो बैट्स जो फ्रीक्वेंसी निकालता है वो हम सुन नहीं पाते, लेकिन एक बैट दूसरे बैट की भाषा सुन लेता है। जैसे हिप्पोटेमस, ये सब जो दरियाए घोड़े वगैरह होते हैं, समुद्र में जो नदी में रहते हैं, बड़े जू में देखे होंगे आपने, ये सब भी ये बातें आपस में इस तरह से आवाज निकाल के कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स हैं। अब अल्ट्रासोनिक साउंड्स के कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हमारे लिए काफी कारगर होते हैं। जैसे फाइन इंटरनल क्रैक्स इन ए मेटल कैन बी डिटेक्टेड बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये जो इंटरनल क्रैक्स होते हैं, मान लीजिए एक ब्रिज बना रहे हैं आप, मेट्रो का काम चल रहा है आपकी सिटी में, एक ब्रिज है, तो ब्रिज में ऐसे मान लीजिए खंबा लगाया है, ब्रिज, ये ब्रिज है, ये खंबा है, पिलर। इस पिलर में कोई इस मेटल में अंदर से क्रैक है जो बाहर से आपको नहीं दिख रहा है, तो आप इससे पता कर लेते हैं, वेव्स भेजते हैं, और क्योंकि साउंड वेव्स इसमें नहीं जाती तो इसको पार नहीं करेंगी, बाकी जगह से पार कर जाएंगी। तो यहां पर रिसीवर होता है, समझ जाते हैं इतने पोर्शन से नहीं आ रही हैं, इसका मतलब यहां पर कैविटी फॉर्मेशन है, यानी ये अंदर से क्रैक है या कुछ कैविटी बनी हुई है, ये कमजोर है, इसको बदलना या ठीक करने की जरूरत है। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डेप्थ ऑफ सी इन लेक्स। लेक्स या सी की कितनी गहराई है, इसको नापने से भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि काफी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो पेनिट्रेट कर जाती है अंदर तक और वापस भी ले आते हैं उनको। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट सबमरीन्स। सबमरीन्स हैं, आइसबर्ग्स हैं,
पनडुब्बियां कहाँ है उसको पता करने काम आते हैं, जो आइस टिप्स देती नीचे कितना बजा पहाड़ है वो भी इससे पता कर सकते हैं, करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम कपड़ों की क्लीनिंग में या मशीनरी की क्लीनिंग में यूज करते हैं। उसके अंदर जब छोड़ते हैं वेव्स तो इतना हाई फ्रीक्वेंसी इसका होता है कि कपड़ों के अंदर के डर्ट निकल जाते हैं। और जो मशीन टेढ़ी मेढ़ी जैसे मशीन है, मान लीजिए कोई मशीन ऐसी है जो ऐसे ऐसे है, जहां पे ब्रश हम नहीं ले जा सकते, ये देखिए बहुत टेढ़ा है ना, कहां से ब्रश जाएगा, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स डाल दोगे तो इसको साफ कर देता है, वो पूरा क्लीनिंग हो जाती है अच्छे से। और जो इंसेक्ट्स होते हैं छोटे मोटे, स्मॉलर एनिमल लाइक रैट, फिश एंड फ्रॉग्स, कई लोग अपने घरों में मच्छर मारने वाली मशीन लाते हैं। मशीन वो नहीं जो स्मेल छोड़ती है, वो जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स छोड़ती है जिससे कि वो मर जाते हैं। तो वो इसकी ये सब उनके फायदे हैं। अब अगली बात शुरू होती है कि स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मटेरियल्स या मीडियम्स। तो स्पीड ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव इन ए मीडियम, किसी मीडियम में साउंड वेव की स्पीड क्या होगी या लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड क्या होगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट बी अपॉन रो। बी है बल्क मॉडुलस, रो है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, और बल्क मॉडुलस नॉर्मली क्या होता है, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। तो किसी मटेरियल में साउंड वेव का क्या स्पीड है उसको निकालने के लिए अंडर रूट बी अपॉन रो का इस्तेमाल करेंगे आप। बी बल्क मॉडुलस, रो है उसका डेंसिटी। अब क्योंकि अगर बार की बात कर रहे हैं, सॉलिड बार, तो बार में यंग मॉडुलस आ जाता है पिक्चर में। तो अगर बार कोई छड़ है, रॉड है ऐसे, उस रॉड में स्पीड ऑफ साउंड निकाल रहे हैं, तो इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट वाई यंग्स मॉडुलस वाई अपॉन रो। फिर किसी और मटेरियल में निकालने, मीडियम में जो बार नहीं है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे आप, v इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस, जो बल्क आइटम है, यानी द स्पीड ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल थ्रू ए सॉलिड ऑफ बल्क, सॉलिड ऑफ बल्क मॉडुलस बी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी उसका ईटा है। तो वहां पर फॉर्मूला देखिए, कई फॉर्मूले स्पीड के आएंगे, ध्यान रखना होगा। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट बी प्लस 4/3 ईटा अपॉन रो। साउंड का स्पीड अलग अलग मीडियम में, किसी मटेरियल की बात की थी तो बी अपॉन रो था अंडर रूट में। फिर अगर छड़ की बात की, रॉड की, तो अंडर रूट में वाई अपॉन रो आया। यहां पर बल्क कोई मॉडुलस का मटेरियल है, बल्क मटेरियल वहां पर ट्रेवल कर रही, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे आप, इससे आप हम लोग निकाल पाएंगे। अब इसमें नॉर्मली जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो सॉलिड्स में ज्यादा होती है लिक्विड से, और लिक्विड में ज्यादा होती है गैसेस में। सॉलिड्स में स्पीड और साउंड काफी ज्यादा होती है। उसका कारण क्या है कि उसका बल्क मॉडुलस उसकी डेंसिटी से भारी पड़ जाता है। अगर बल्क मॉडुलस उसकी डेंसिटी से ज्यादा होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। यही केस सॉलिड के अंदर पाया जाता है। अब देखिए स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन गैसेस, ध्यान रखिएगा, अब ये गैसेस का जिक्र कर रहा है। तो गैसेस में क्या फॉर्मूला होता है साउंड का, v इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन रो। पी है प्रेशर, रो है डेंसिटी। ये फॉर्मूला न्यूटन साहब ने निकाला था, तो न्यूटन फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक कंसिडरेशन किया था कि जब साउंड चलती है मीडियम में, गैस में, तो वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, यानी कोई भी टेम्परेचर में वेरिएंस नहीं आता। इस बेसिस पर आइसोथर्मल प्रोसेस मानते हुए इन्होंने v इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन रो बनाया। लेकिन इस फॉर्मूले को जब एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच किया गया तो 15% का फर्क मिल गया। यहां से जो कैलकुलेशन किया गया स्पीड ऑफ साउंड का, वो करीब करीब 280 के आसपास आया। और हमारी स्पीड नॉर्मली साउंड की इन एयर होती है 331, यानी ये 15% कम था। तो ये समझ में आया कि यहां पर कुछ करेक्शन की जरूरत है। एक साइंटिस्ट थे लाप्लास, उन्होंने न्यूटन के फॉर्मूले में करेक्शन किया। उन्होंने कहा न्यूटन साहब ने जो उसको आइसोथर्मल माना है वो बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस है? जब साउंड आपकी एयर में मूव करती है तो इतनी तेजी से मूव करती है कि हीट का आपस में एक्सचेंज नहीं हो पाता।
इस बेसिस पर उन्होंने जो फॉर्मूला बनाया या जो करेक्शन दिया उसमें एक फैक्टर और ऐड कर दिया, गामा। ये देखिए v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा अपॉन गामा p अपॉन रो। ये एडियाबैटिक कंसिडरेशन में लेने के बाद फॉर्मूला आया, और इससे गामा होता है हमारा एयर में जो एयर का 7/5, ये वैल्यू यहां पे रखी गई और देखा गया कि कितनी वैल्यू आ रही है। तो हमारी जो एक्सपेरिमेंट डाटा था, प्रैक्टिकल डाटा, उससे ये मैच कर गया। ये पीछे लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल डाटा, ये देखिए यहां पे आ गया 331.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये यहां पर हमारा मैच कर गया प्रैक्टिकल डाटा से, जो लाप्लास करेक्शन के बाद फॉर्मूला बना। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा p अपॉन रो। जब भी गैस में स्पीड निकालनी होगी इसका इस्तेमाल आप कर लेंगे। खैर, अब कुछ न्यूमेरिकल। इफ द यंग मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी फॉर ए स्टील रॉड इज 2.9 इंटू 10⁻11 एंड डेंसिटी इसकी इतनी है, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन द स्टील रॉड। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट वाई अपॉन रो। हमने देखा था अभी, तो 2.9 इंटू 10⁻11 अपॉन 8 इंटू 10⁻3 रूट में जो वैल्यूज दी थी, कुछ नहीं किया, सिंपली इसमें पुट कर दिया है। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 6.02 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए, अगला सवाल फिर देखेंगे। मेरे ख्याल से हट जाता हूं, कई बच्चे पूरा स्क्रीन नोट करना चाहते हैं, तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, नेक्स्ट चीजों पे चलते हैं। एक और सवाल लेते हैं। अब इस सवाल में देखिए, द बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर एल्यूमिनियम आर दिस वन एंड दिस वन रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द मीडियम। डेंसिटी यानी रो भी हमको दे रखा है। तो देखिए बल्क मॉडुलस यहां पर कितना दिया हुआ है, 7.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितनी है, 2.1 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी कितनी है, 2.7 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वैल्यूज दे रखी थी। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, अंडर रूट बी प्लस 4/3 ईटा अपॉन रो। तो यहां पर b की वैल्यू रखी 7.5 इंटू 10⁻10 प्लस 4/3 ईटा यानी 2.1 इंटू 10⁻10 बेटा अपॉन रो 2.7 इंटू 10⁻3। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 6.18 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही आराम से। इसको नोट करें, एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा, तो इसको आप नोट कर लें, बड़े आराम से नोट कर लिया होगा आपने। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें लिया द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ वाटर एट ए प्रेशर ऑफ दिस वन। प्रेशर दे रखा है और साथ में ये वैल्यू दे रखी है, स्ट्रेन इतना है इतने प्रेशर पर। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। डेंसिटी ऑफ वाटर ये गिवन है। तो हम जानते हैं बल्क मॉडुलस वाटर का क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज B इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 10⁵ अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखा है 5 इंटू 10⁻⁻5। ये वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या रहा, दे रखा है 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये गिवन है आपको, ये गिवन भी है और हमें
पता भी रहता है। वेलोसिटी क्या हो गई, अंडर रूट बी अपॉन रो, 2 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 10⁻3, 1.41 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये कर सकते हैं, इसको नोट करें। एक सवाल और बनाते हैं जैसे आपकी प्रैक्टिस बन जाए, तो इनको आप जरूर नोट करके रखें। नोट कर लिया होगा आपने, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं बेटा। लिखा है एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। What will be the speed of sound in hydrogen? At normal temperature and pressure, air is 16 times heavier than hydrogen. हमें मालूम है कि V का वैल्यू होता है अंडर रूट रो P अपॉन रो, सिग्मा P अपॉन रो। तो यहां से वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन हाइड्रोजन की हम बात करें तो ये देखिए रो नीचे है ना, बाकी तो वैल्यू कट जाएंगी रो P, इसको रो H अपॉन रो A लिखा जा सकता है। और हमें दे रखा है एक तरीके से रो H अपॉन रो A जिसकी वैल्यू है 1/16। तो यहां से VA अपॉन VH कितना आ गया, 1/16 विच इज इक्वल टू 4। तो VH की वैल्यू कितनी है, 1/4। VH की वैल्यू हो गई 4VA, 4 इंटू 332 विच इज इक्वल टू 1328 मीटर पर सेकेंड। ये आपका देखिए आंसर आ गया। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर अपना इंपैक्ट डालते हैं। तो इसको आप नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड जो होती है एयर में साउंड की, उस पर कौन से फैक्टर्स का असर पड़ने वाला है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पहले। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या हम जानते हैं, V इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा P अपॉन रो और PV इज इक्वल टू RT। से अगर मैं P की वैल्यू रखूं तो RT बाई V रख दूंगा, ये देखिए, और ये M आ जाएगा। यहां पर देखें V इज इक्वल टू सिग्मा P अपॉन रो और P का वैल्यू PV इज इक्वल टू RT। तो P की वैल्यू हो गई RT अपॉन V। इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, V इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा RT अपॉन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है, मास, और एक मोल के लिए हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, तो ये हो जाएगा मोलर मास, गामा RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये फॉर्मूला बन गया। तो ये M क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर वगैरह वगैरह। तो यहां देखिए टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल आ गया अंडर रूट में। तो जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका अंडर रूट के हिसाब से आपका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। किसका, साउंड का इन एयर। और यहीं पर देखिए V1 अपॉन V2 की वैल्यू हो गई अंडर रूट T1 अपॉन T2। और एज STP द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन STP के ऊपर। इफ द स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री केल्विन पर V0 है तो वैल्यू T पर कितनी होगी वो यहां पर लिख दी हमने। V0 थी 0 डिग्री पर, T पर कितनी होगी 273 प्लस T। थोड़ा सा कैलकुलेट किया, पावर हाफ, बाइनोमियल थ्योरम से खोल लो या अप्रोक्सीमेशन लेते हुए जो आप बेसिक मैथ्स में पढ़ते हैं। तो 1/2 फैक्टर यहां आ जाएगा, 1 प्लस T अपॉन 546। तो ये एक तरह का फॉर्मूला आपके पास निकल आया है फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ T की स्मॉलर वैल्यूज के लिए, जिससे आगे वाले जो टर्म्स आते हैं बाइनोमियल में वो खत्म हो जाएं। तो स्मॉलर वैल्यूज के लिए अप्रोक्सीमेटली VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस T अपॉन 546। अब अगर हम देखें यहां पर कि इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 332 मीटर पर सेकेंड ले लें, एयर की स्पीड 0 डिग्री पर, तो यहां पर वैल्यू रख दीजिए 0। ये जो फॉर्मूला बनाया था V0, इस V0 की जगह 332 पुट कर दीजिए, 1 प्लस T अपॉन 546।
और ये Vt कितना आ गया यहां से 332, इसको डिवाइड करके लिखा 0.61 T। ये आपका T टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर कितना वेलोसिटी होगा, ये यहां से वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल सकते हैं। तो इट मीन साउंड ट्रेवल फास्टर इन वार्म एयर, यानी अगर गर्मियों का मौसम आ जाएगा तो वहां पर वार्म एयर, लू चल रही है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा मिलेगी, जो यहां से दिखाई पड़ रहा है। चलिए एक सवाल बनाते हैं इस पर। ये देखिए एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल, द डेंसिटी ऑफ एयर एट एनटीपी इज दिस वन, एज्यूम एयर टू बी डायटोमिक, गामा दे रखा है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालनी है। तो हम निकालेंगे कि एनटीपर पर साउंड की स्पीड कितनी होती है लाप्लास फॉर्मूला पे। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एनटीपी इज V इज इक्वल टू गामा P अपॉन रो। तो इसको ले लिया हमने, गामा था 1.4, प्रेशर है एनटीपी लिख रहा है तो 1.013 इंटू 10 की पावर 5, रो है 1.29, कैलकुलेट करेंगे 331.6 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ गई। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करें तो हम जानते हैं V2 अपॉन V1 की वैल्यू अंडर रूट T2 अपॉन T1 के हिसाब से आने वाली है। तो V2 क्या हो जाएगा, V1 अंडर रूट T2 अपॉन T1, 331.6 अंडर रूट 273 प्लस 127, और अगली बात करें तो 273 प्लस 27, 0 डिग्री सेल्सियस में 27 जोड़ दिए, 273 प्लस 27, जो रूम टेम्परेचर की बात ऐसे लेके चल रहे हैं। अब इससे हमारी V2 कितनी आ गई, 331 पॉइंट, तो था ही, मल्टीप्लाई करेंगे तो 382.8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका देखिए इस फॉर्मूले से ऐसे वेलोसिटी आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं हटता हूं, इसको नोट करें, फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे। चलिए अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख लेते हैं बेटा, कि प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए प्रेशर का जो फर्क पड़ता है वो कुछ नहीं पड़ता है। क्यों, फ्रॉम द फॉर्मूला देखिए ऐसा लगता है कि V लिखा हुआ है तो ये गामा P अपॉन रो, ऐसा लग रहा है कि V इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट P होना चाहिए, जो कि होता नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए P अपॉन रो जब निकालते हैं तो RT बाई M आ जाता है, और RT बाई M एक कांस्टेंट फैक्टर है, यानी प्रेशर को घटाने बढ़ाने से रो भी चेंज हो रहा है, तो P अपॉन रो का जो रेशियो है वो मेंटेन्ड रहता है। इसलिए वेलोसिटी ना घटती है ना बढ़ती है, ये इंपॉर्टेंट है, एक एक्सेप्शन टाइप दिखने लगता है, इसलिए पूछा जाता है। तो फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट देन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द प्रेशर, कोई इफेक्ट का, प्रेशर का इफेक्ट नहीं आएगा ऑन द चेंज स्पीड ऑफ द साउंड। ये देखिए यहां पे प्रेशर बढ़ाते भी जा रहे हैं तो स्पीड ऑफ साउंड सेम है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रेशर से टेम्परेचर अगर एक मेंटेन करके रखा है तो प्रेशर से कोई भी स्पीड में चेंज नहीं होने वाला है। इंटरेस्टिंग है ये, इसलिए पूछ लेते हैं अक्सर। ए सैंपल ऑफ ऑक्सीजन, इस क्वेश्चन जाता है, ए सैंपल ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी हैज वॉल्यूम V and sample of hydrogen at NTP has volume 4V. Both the gases are mixed and the mixture is maintained at NTP. If the speed of sound in hydrogen at NTP is this one, then calculate the speed of sound in mixture. तो साउंड मिक्सचर की अगर मैं डेंसिटी निकालूं तो आप जानते हैं इसको लिख सकते हैं ρ1 V1 प्लस ρ2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ऑक्सीजन के लिए और हाइड्रोजन के लिए जो मिक्स किए गए हैं तो 16 इंटू V प्लस 1 इंटू 4V
v प्लस 4v, ये वैल्यू हो गई 4। यहां पर देखिए तो v मिक्सचर अपॉन v हाइड्रोजन, ये वैल्यू हो गई आपकी 1 बाई क्या दे रखा है, वॉल्यूम। तो यहां पर रो मिक्स हमने 4 निकाला है, तो ये रो ऑफ हाइड्रोजन, रो ऑफ मिक्स, ये वैल्यू हो गई 1/4 विच इज इक्वल टू 1/2। तो वी मिक्स कितना आ जाएगा, वी हाइड्रोजन अपॉन 2 1270/2, यानी 635 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब अगला इफेक्ट देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड पर ह्यूमिडिटी का क्या फर्क पड़ता है। तो आइए देखते हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड। तो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इस ह्यूमिडिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। जो आपका नॉर्मल वातावरण है उसमें जब एयर की जगह मॉइस्चर, वाटर के मॉलिक्यूल आते हैं तो वो साइज में बड़े होते हैं, छोटे वाले को हटा देते हैं, हटा के खुद बैठ जाते हैं। यहां पर समझिए ऐसा है, अगर ऐसे एयर के मॉलिक्यूल हैं तो यहां पर ऐसा लगता है कि भाई वाटर के और आ जाएंगे अगर बड़े मॉलिक्यूल तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं करते हो, यहां पर खुद हटा के खुद बैठ जाते हैं। तो ये डेंसिटी पहले वाले से रो हमारी घट जाती है मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी होने की वजह से। अगर ये रो घट जाता है तो फॉर्मूले में दिख रहा रो नीचे है तो वेलोसिटी हमारी बढ़ जाती है। तो ह्यूमिड कंडीशन में वेलोसिटी हमारी, ह्यूमिड ज्यादा है तो वेलोसिटी हमारी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि रो बेसिकली इससे होता क्या है, इससे हमारा रो हमारा कम हो जाता है। ये बात और ध्यान कर लेनी चाहिए। तो ये बात आप पकड़ पाए होंगे। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की भी साउंड रहेंगी तो उनका स्पीड आपको एक ही मिलेगा एयर के अंदर। फिर आगे रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। आरएमएस मॉलिक्यूल की स्पीड और स्पीड ऑफ साउंड में क्या क्या लिंकेज है, रिलेशनशिप है। तो स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, और पी अपॉन रो को चेंज करें जो पीछे चेंज कर चुके थे तो वी साउंड मिलता है अंडर रूट गामा रोटी अपॉन एम, गामा आर टी अपॉन एम, रोनी आर टी अपॉन एम। और हम आरएमएस स्पीड जानते हैं क्या होती है, अंडर रूट 3 आर टी बाई एम, और हमने यहां साउंड की निकाली कितनी है, अंडर रूट 3 गामा आर टी अपॉन एम। तो ये देखिए गामा जो होता है हमारा, इससे इसको कंपेयर अगर करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वी आर एम एस अपॉन वी साउंड 3 अपॉन गामा। अब वी साउंड को अगर ऊपर ले लो तो ये आ जाएगा गामा अपॉन 3 का अंडर रूट, और गामा की वैल्यू तो 3 से कम ही होती है, 1.4 1.6 ऐसे रहती है। तो ये वैल्यू हमारी 1 से कम हो गई। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज लेस देन रूट मीन स्पीड जो होती है, वो रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड है उससे ये कम हो जाएगी। रूट मीन स्क्वायर स्पीड से ये स्पीड आपकी कम हो जाएगी। हेंस स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस इज लेस देन इट्स आरएमएस स्पीड। तो ये बात भी हमारे एक रिलेशनशिप में पता चल गई। कहीं पूछा जाए तो हम इसका जिक्र कर सकते हैं या आंसर दे सकते हैं। अब आती है अगली बात शॉक वेव्स की। तो जब भी जो स्पीड किसी बॉडी की एयर में स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा हो जाती है, कोई प्लेन ही जा रहा है, फाइटर प्लेन जा रहा है, उसकी स्पीड क्या है, साउंड की स्पीड से तेज है, तो उस समय क्या हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। साउंड की स्पीड से तेज स्पीड में कोई बॉडी चलेगी तो सुपरसोनिक स्पीड, उस समय बहुत सारी वेव्स वो छोड़ता है कोनिकल वेव में, और ये वेव के पास एनर्जी बहुत होती है, इनको बोलते हैं शॉक वेव्स।
जैसे जैसे प्लेन है सपोज करिए आगे बढ़ रहा है तो कोन टाइप ये बहुत सारी वेव छोड़ेगा। इतनी ये ताकतवर होती हैं कि कभी कभी अगर ये घरों से टकराती हैं तो शीशे वीशे घर के टूट जाते हैं। तो जब भी कभी लड़ाकू विमान ऊपर से निकले, नॉर्मली निकलते नहीं हैं, कभी भी ऐसा निकलेंगे तो आप देखेंगे खड़खड़ाने लगते हैं घर के दरवाजे खिड़कियां, क्योंकि शॉक वेव्स इतनी ज्यादा होती हैं। लेकिन वो सुपरसोनिक, इसे बोलते हैं सोनिक बूम। ए लार्ज साउंड इज हर्ड कॉल्ड सोनिक बूम। ये जो निकल रहा है इसे क्या बोलेंगे? सोनिक बूम। और इसी चीज को नापते किसमें है? मैश नंबर में। ये देखिए, दिस साउंड इज सो हाई दैट इट इज इफ इट स्ट्राइक्स ए बिल्डिंग इट में डैमेज इट। सुपरसोनिक, क्या बिल्डिंग गिर जाएगी? नॉर्मली तो बिल्डिंग नहीं गिरती, शीशे विशे टूट जाते हैं। लेकिन तो सुपरसोनिक स्पीड जो मेजर करते हैं वो मैक नंबर में मेजर किया जाता है। सुपरसोनिक स्पीड को मैश नंबर क्या होता है? मैश नंबर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो उड़ रहा है और वेलोसिटी ऑफ साउंड, उससे कितने गुना ये ज्यादा तेज चल रहा है, मैश नंबर। फिर आती है अगली बात कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड की, जिसमें कई बातें आएंगी, लाउडनेस होगी, पिच होगी, वगैरह वगैरह, क्वालिटी ऑफ साउंड। तो ये लाउडनेस की बात करते हैं तो लाउडनेस इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी। लाउडनेस किससे लिंक्ड है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड से, एंड इज मेजर्ड इन द यूनिट बेल या डेसिबल। बेल या डेसिबल से इसकी लाउडनेस, ये शोर भी जो आता है वो देखेंगे बेल या डेसिबल में लिखते हैं, इतने डेसिबल का नॉइज है, लाउडनेस उसकी इतनी ज्यादा है। ये एक फॉर्मूला इन डेसिबल्स, ये लाउडनेस 10 log 10 I अपॉन आई नॉट। आई और आई नॉट इंटेंसिटीज हैं। आई नॉट को रेफरेंस इंटेंसिटी मानते हैं, जिसकी वैल्यू 10 की पावर -12 लेके चलते हैं, यानी आई नॉट एक नंबर लगभग फिक्स्ड है। और ये कहां से निकाला गया है? द रेफरेंस इंटेंसिटी आई नॉट रिप्रेजेंट रफली द मिनिमम इंटेंसिटी जो आप सुन सकते हैं, दैट इज जस्ट ऑडिबल एट फ्रीक्वेंसी अराउंड 1 किलोहर्ट्ज। यानी 1 किलोहर्ट्ज के आसपास जो आप सुन सकते हैं, जो फ्रीक्वेंसी, जो इंटेंसिटी, उसको आई नॉट पकड़ रहे हैं। और आई नॉट की वैल्यू याद कर लेनी चाहिए, 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो ये इसकी इंटेंसिटी है और इसका न्यूमेरिकल में इस्तेमाल भी किया जाता है। आगे बात देखते हैं इसी लाउडनेस को लेते हुए। बेल इज ए लार्ज यूनिट, तो इसे हम डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं। डेसी मतलब 10, जैसे कि आप लिखते हैं 1 मीटर इज 10 डेसीमीटर। इसी तरीके से 1 बेल में 10 डेसिबल होते हैं। हेंस लाउडनेस इज इन डेसिबल विल बी रिप्रेजेंटेड एज 10 log 10 I अपॉन आई नॉट। ये फॉर्मूला हो गया, हम इसको याद रखेंगे, आंसर हम देंगे डेसिबल के अंदर। लाउडनेस ऑफ ए साउंड ऑफ गिवन इंटेंसिटी में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिसनर्स। आदमी के लिए सुनने की शक्ति पर भी डिपेंड करता है। किसी को कोई आवाज ज्यादा लाउड लग सकती है, किसी को वो आवाज कम लाउड लग सकती है। तो ये डिफरेंट करता है कि सुनने वाला बंदा कौन है। तो डिफरेंट पर्सन कैन इंटरप्रेट डिफरेंट लाउडनेस ऑफ साउंड। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ साउंड डबल्स, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जब डबल होती है, ये आई की जगह मान लीजिए 2I आ जावे, तो उस समय 3 डेसिमल से ऑलमोस्ट चीजें बढ़ जाती हैं, शोर। और अगर क्वाड्रपल्स होती है तो लाउडनेस 6 dB के आसपास चली जाती है। और सम कॉमन साउंड लेवल जिसमें हम लोग विस्परिंग करते हैं वो 10 डेसिबल पर है। नॉर्मल हमारी बातचीत 60 डेसिबल पर होती है। कार का हॉर्न होता है 100 डेसिबल पर, और 120 डेसिबल पर हम टॉलरेट ना कर पाने की स्थिति में चले आते हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं। अगली बात करते हैं पिच की। तो पिच का मतलब होता है लिंकेज फ्रीक्वेंसी से। तो जहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वैसी साउंड की पिच ज्यादा होती है। जैसे आप लड़कियों की जो आवाज होती है वहां पे फ्रीक्वेंसी उनकी ज्यादा होती है आवाज में, गले से, तो वो पतली आवाज उनकी होती है और सुरीली होती है। लड़कों की आवाज की पिच कम होती है, इसलिए भारी आवाज होती है। तो पिच अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच विल बी हायर। तो लड़कियों की आवाज की पिच ज्यादा और लड़कों की आवाज की पिच कम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम। जैसे मच्छर अक्षर है, आप बात करें
तो मॉस्किटो कान के पास भन्नाता है ना, तो बहुत इरिटेशन होता है, उसकी पिच काफी ज्यादा रहती है। ऐसे आपने सुनी होगी आवाज कभी कभी, वो बहुत इरिटेट करती है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा रहती है, तो पिच काफी ज्यादा रहती है, जो आपको परेशानी कर सकती है। और जो लॉयन का दहाड़ना होता है वहां पर उसकी लाउडनेस ज्यादा होती है लेकिन लोअर पिच होती है। शेर जो दहाड़ता है पिच कम है लेकिन लाउडनेस काफी ज्यादा है। क्वालिटी की बात करते हैं तो पर्टिकुलर वेव फॉर्म्स होते हैं, उनके ओवरटोन्स होते हैं, ये मिक्स होते हैं। ये क्वालिटी का मतलब जैसे एक ही गाना अगर लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों साथ गाएं तो आवाज से ही आप पहचान जाते हैं कि लता मंगेशकर साहब गा रही हैं, मैडम गा रही हैं, या आशा भोसले जी गा रही हैं। या आपको आवाज आपकी मम्मी दें तो आप कंफ्यूज पीछे से, तो आप जान जाते हैं मेरी मम्मी मुझे पुकार रही, ये नहीं सोचते बगल वाली आंटी पुकार रही, क्योंकि आंटी की आवाज भी आप पहचानते हैं और अपनी मम्मी की भी आवाज पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मम्मी की आवाज का एक क्वालिटी है, एक 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 टोन है उनका, जिसमें नंबर ऑफ ओवरटोन्स वगैरह जुड़े हैं। वो कोई चीज बोले वही कोई दूसरी लेडी बोले तो दोनों की आवाज फर्क रहेगी, आप पहचान पाएंगे। इसे बोलते हैं क्वालिटी। वेव फॉर्म से जुड़ा ये मसला होता है, मेरी आवाज, आपकी आवाज, सबकी आवाज अलग अलग, तो ये हो जाता है क्वालिटी से लिंक मसला। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको भी करने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑफ 70 डेसिबल, गिव द रेफरेंस इंटेंसिटी आई नॉट की वैल्यू दे रखी है। तो लाउडनेस इन डेसिबल, उसकी वैल्यू है 10 log 10, अभी फॉर्मूला देखा था, आई अपॉन आई नॉट। ठीक, तो ये डेसिबल दे दिया 70, 10 log आई अपॉन आई नॉट। अब यहां पर आप वैल्यू रखेंगे, जैसे लॉग लेते हैं, ये 10 का लग जाएगा पावर 7, ये 10 से 10 काट दो, और ये बेस 10 है, यहां पे लिख देना चाहिए। अब ये हो गया 7 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 आई अपॉन आई नॉट, यानी 10 की पावर 7 इज इक्वल टू आई अपॉन आई नॉट। आई की वैल्यू कितनी आ गई? आई नॉट इंटू 10 की पावर 7, तो 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर 7, और ये वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -5 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, आई की वैल्यू आ गई जो आपके सामने लिखी हुई है। ये इस तरह से सवाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। एक न्यूमेरिकल और लगा लेंगे तो पूरी बात कंप्लीट होती दिखेगी। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर ए विंडो हुज एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर opens on a street where the street noise result at the window and intensity level of 60 decibel। कोई खिड़की है कहीं पर दीवार वगैरह में, और 60 डेसिबल का एक साउंड आ रहा है। हाउ मच एकॉस्टिक पावर इंटर द विंडो, विंडो में कितना पावर इंटर करेगा थ्रू साउंड वेव्स। Now, if a sound absorber is fitted at the window, how much energy from the street will it collect in a day? तो देखिए कैसे करेंगे। साउंड लेवल की बात करें जो डेसिबल में निकालते हैं, फॉर्मूला है 10 log आई अपॉन आई नॉट। ये इसकी वैल्यू कह रहा है ये 60 डेसिबल है गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो यहां से देखिए 0 से 0 कटा और ये बेस 10 था, तो आई अपॉन आई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 10 की पावर 6। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? आई नॉट इंटू 10 की पावर 6, ये होता है 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर 6। तो इसकी वैल्यू हो गई 10 की पावर -6 या 1 माइक्रो वॉट पर मीटर स्क्वायर। पावर इंटरिंग द रूम, entering the room, तो 1 इंटू 10 की पावर -6 यहां से वैल्यू निकाली है। और देखिए
एरिया क्या था, 2 मीटर स्क्वायर, तो ये आपके उसको मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 माइक्रो वॉट। तो एनर्जी कलेक्टेड इन ए डे, एनर्जी कलेक्टेड इन ए डे, ये तो 1 सेकंड में है, पूरे दिन में कितना रहता है, तो ये रखा 2 इंटू 10⁻⁻⁶, पूरे दिन में कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 इंटू 60, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट 60 सेकंड और 24 घंटे। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी 0.173 जूल। इतनी एनर्जी आपको घर के अंदर इंटर होएगी। इसको भी नोट कर लें आप, फिर बात आगे की हम लोग करते हैं। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। अब चलिए, अभी समय हो गया है आज जो पढ़ाई की है उस पे बनने वाले 3 क्वेश्चन चैलेंज का। तो ये आज ही के टॉपिक पर बेस्ड है। कोशिश करिए कि सवाल ये निकल जाएं, नहीं निकले तो फिर लेक्चर को रिफर कर लीजिएगा। अधिकतर सवाल वैसे होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए होते हैं। तो पोस्ट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। फॉर आंसर्स ज्वाइन अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल, जहां पर मैं इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा कि वाटर वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए मोटर बोट सेलिंग इन वाटर आर, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आप 5 सेकंड देता हूं, आप सोच समझ के आंसर कर दीजिए 5 सेकंड लेते हुए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो 5 सेकंड हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको रिप्लाई करने की आप कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 2, 5 सेकंड यहां भी ले लें आप बेटा। तो मेरे ख्याल से आप इसको रिप्लाई कर पा रहे होंगे। अगला कदम बढ़ाते हैं। ये फाइनल क्वेश्चन चैलेंज नंबर 3, 5 सेकंड इसका भी लिए और इसका आंसर पोस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। देखिए क्या आपसे निकल रहा है कि नहीं, और निकलना ही चाहिए ऐसी उम्मीद करता हूं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो देखकर न्यूमेरिकल निकलने शुरू हो जाएं, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और पसंद आने पर तो अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसका पीडीएफ लेने के लिए अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।